नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे 29 दिसंबर 2021 के पेपर 2 का डिस्कशन, जिसमें हम लोग करेंगे पहले सीडीपी, उसके बाद मैथ साइंस। तो एक ही वीडियो में आपको सीडीपी और मैथ साइंस दोनों मिलने वाला है। तो हम पहले सीडीपी करेंगे, मैथ साइंस करेंगे, क्योंकि हमने 29 दिसंबर का सीडीपी नहीं किया था। एक अभ्यर्थी जो है अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर किए, तो वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आए हैं। तो हम 29 दिसंबर 2021 का पहले पेपर 2 सीडीपी फिर मैथ साइंस एक ही वीडियो में करेंगे। तो इसको पहले खत्म करेंगे। 24 दिसंबर का जो है हमने सुबह में पोल क्रिएट किया था, लेकिन 24 दिसंबर वाले अभ्यर्थी एक क्वेश्चन पेपर मुझे भेजे भी थे। हमने यह वीडियो बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर चेक भी किया। तो क्वेश्चन पेपर क्या था कि जब आप सही तरीके से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं करते हैं तो शुरू के कुछ 5-7 पेज आपको सही से दिखता है और उसके बाद ब्लैंक्स हो जाता है। तो बाकी सभी जो पेज थे वो सारा ब्लैंक्स थे। तो इस वजह से मुझे 24 दिसंबर 2021 का पेपर 2 मैथ साइंस रोकना पड़ गया। अगर कोई अभ्यर्थी 24 दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर मैथ साइंस वाला शेयर करेंगे, ताकि जो है हम उसका डिस्कशन करवा सके। तो अभी जो है हम कराएंगे 29 दिसंबर 2021 का पेपर 2 सीडीपी मैथ साइंस, लगातार कराएंगे टोटल 90 क्वेश्चन। तो वीडियो हो सकता है 1.5 घंटा का बने, तो थोड़ा सा अभ्यर्थी धैर्य रखेंगे और सारा वीडियो को एक एक करके चीजों को देखेंगे, समझेंगे। फिर जो है आप अपना आंसर बताएंगे कि आपने कितने अंक लाए, सीडीपी में कितना आया, मैथ साइंस में कितना आया, फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन के पीडीएफ के ऊपर और देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यह परीक्षा जो है 29/12/2021 को हुई थी। वहां पर स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि यह जो परीक्षा है आपको 29 दिसंबर 2021 को ली गई थी। सेकेंड शिफ्ट में यह परीक्षा हुई थी 2:30 बजे से 5 बजे के बीच। पेपर 2 का जो है अभी हम डिस्कशन कराएंगे और यह जो है मैथ साइंस होगा, गणित विज्ञान होगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं बेटा, यहां पर जो करेंगे वो करेंगे 29 दिसंबर 2021 के पेपर 2 मैथ साइंस का डिस्कशन। लेकिन हमारा सीडीपी भी इसका बचा हुआ है, तो पहले हम सीडीपी करेंगे फिर मैथ साइंस करेंगे। तो थोड़ा सा अभ्यर्थी धैर्य रखेंगे और जो है इस सारे वीडियो को कंप्लीटली देखकर अपना आंसर का मिलान करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। यहाँ पर पहले सीडीपी करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जाता है। तो बच्चे को सुसाधित करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने की आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस भाग के अंतर्गत आती है। तो देखिए यह जो आलोचना है, यह जो अंतर्गत आता है वो है इसका निरंतरता और संततता। मतलब यही इसका सही आंसर है, यही आलोचना की जाती है। ठीक है, मतलब यह है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है वो स्टेज में होता है, कुछ इस तरह से होता है, स्टेज में चलता है। ठीक है, तो इसकी आलोचना की जाती है कि मतलब अधिकांश मनोवैज्ञानिक जो है वो ये बताए थे कि यह जो है निरंतर होता है। तो ये आलोचना होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी स्थिति पार का उचित उदाहरण है। पार के बारे में बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। इसी को हम लोग इसके फोल्डिंग कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर कि एक अध्यापक को ऐसे अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और के स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। यह बात तो गलत लिखी हुई है, तो एक कथन तो गलत है और ए जो है आपका गलत है, वो किसी में नहीं लिखा है, एक ही जगह लिखा है, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो उत्तर भी 3 ही होगा। और दूसरा बात जो है वह बात आर जो है तर्क है वह भी गलत है, इसलिए आंसर जो है 4 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं 29 दिसंबर वाला। सीडीपी के बाद हम लोग मैथ साइंस भी करेंगे। तो 29 दिसंबर वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी जुड़कर अपना आंसर मिलान कर सके। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। तो यहाँ पर जो बल देने की बात है वो है मान या गर्व। सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है। सामाजिक रचनावादी कक्षा की बात है तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो देखिए धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं।
समीकरण 2x बराबर 12 में x का मान क्या है? उत्तर तो यही सही होगा और मेरे अनुसार से जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समीकरण 2x बराबर 12 में x का मान निकालना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? अमूर्त सोच की बात हो रही है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, जिसका दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में समझ न पाने वाले सतत अनुभवों और सीख न पाने वाले असमर्थता व निष्पादन न कर पाने वाले के लिए स्वयं को उत्तरदायी या दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है? तो देखिए योग्यता में ये तो होगा नहीं, निपुणता होगा नहीं, बेहतर सीखने की अभिप्रेरणा होगा, अधिप्रेरणा नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम असहायता का भाव। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अर्थपूर्ण सीखना क्या है? तो देखिए अर्थपूर्ण सीखना जो है विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? तो यहाँ पर देखिए चरण ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर है, कोहलबर्ग ने अपनी भागीदारिता के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उनके 3 से 4 वर्षों के अंतराल में उनका साक्षात्कार किया। सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग। बुद्धिलब्धता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का या के प्रयोग से क्या होता है? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो सही आंसर है, अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। सही उत्तर है 12 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप क्या करेगा? तो देखिए जेंडर समता को सुसाधित करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था। जेंडर अलगाव आधारित क्या होता है? यह होता है कि लड़कों को अलग बैठाया जाता है, लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम। सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्या होता है कि मतलब लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम है, लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम है। इससे क्या होगा? तो इससे रूढ़िवादिता और बढ़ जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी आंसर 1 2 3 नहीं होने वाला है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर कह रहा है, दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतर करना चाहिए? तो दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतर करना चाहिए? यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए सही उत्तर। तो एक बोल रहा उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना, यह बात गलत है। तो एक ऑप्शन नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। खत्म हो गया कहानी, तो बच गया ऑप्शन नंबर 2। सही उत्तर है 2 3 और 4, यही बात इसका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम देखेंगे 15। अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं हम 29 दिसंबर 2021 का। मैथ साइंस भी करेंगे इसके बाद, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे अभ्यर्थी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के बारे में यहां पूछ रहा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या होगा? तो एक तो एकदम सही है, 2 भी सही है, और देखा जाए तो 1 2 जब सही है तो यहां पर देखा जाए तो 3 भी सही है। सही आंसर है 1 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा 15 का ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करने की बात हो रही है? क्या नहीं, तो केवल वाला उदाहरण तो नहीं होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यही नहीं करना है। केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना, ये बात नहीं करनी है। सही उत्तर है 16 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब एक शिक्षिका को, अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं कर रहा है तो शिक्षिका को माता पिता को दोषी नहीं ठहराना है, विशिष्ट स्कूल भी नहीं भेजना है, बच्चे को शर्मिंदा भी नहीं करना है। जो करना है वो क्या करना है? शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा की बात है, वांछनीय है, ताकि अधिगम कठिनाई वाले अधिगमकर्ताओं को बाकी विद्यार्थियों से पृथक किया जा सके। यह बात तो गलत है, बच्चे को हम अलग नहीं कर सकते हैं। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को हमें अलग नहीं करना, वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है।
वांछनीय नहीं है क्योंकि यह महंगी है, यह बात गलत है। वांछनीय तो होगा नहीं, सही आंसर है वांछनीय नहीं है, आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। अगर अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को अगर विशिष्ट विद्यालय में उसकी विशिष्ट शिक्षा देंगे तो यह चीज प्रतिबंधित है, आपको उसे एक सामान्य स्कूल में ही भर्ती करके उसे जो है शिक्षा देना होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पर बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है, बोल रहा है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नामीकरण करना, वर्गीकरण करना गलत है, समावेशी शिक्षा में हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो 19 का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी 2, 3 और 4 जो है एकदम सही है, गलत खोजना था तो गलत है ऑप्शन नंबर 1, तो हमारा उत्तर भी सही होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा 29 दिसंबर 2021, बाकी 24 दिसंबर वाला भी होगा। क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज देंगे अगर आप 24 दिसंबर वाले हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो एक बार कमेंट करेंगे, लाइव चैट में लाइव चैट में चैट मत कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप 24 दिसंबर वाला भेज देंगे तो हम डिस्कशन करवा देंगे। गणित विज्ञान उसका सीडीपी हो चुका है, सिर्फ गणित विज्ञान बचा है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो पर भी अच्छी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को जो है लाभ पहुंच सके, तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है और अगले वीडियो के लिए हम भी तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का क्या अभिलक्षण है। तो समकक्षों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता, कार्यों करने में धीरज की कमी, निम्न स्तर संज्ञानात्मक कार्यों का चुनाव, कौतूहल व जिज्ञासा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर होगा 20 का 4 नंबर ही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य होगा, तो आपको पता है इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। ठीक है बेटा, तो 21 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यहाँ पर कि कथन ए और तर्क आर। कथन ए है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था के विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करनी चाहिए। सही है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणाम के बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणाम के बाद वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है, आसान नहीं होगा बेटा, आसान होता है। दूसरा कथन जो है मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है, एक कथन सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। जो बच्चे इस बार सीटेट नहीं निकाल पाते हैं, जुलाई में पूर्ण होगा, उसे धैर्य रखना है, धीरज रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट निकाल के बहुत बड़े तीर मार रहे हैं। वैसे भी जो वैकेंसी आएगी वो जून जुलाई से पहले नहीं आने वाली है, चाहे DSSP हो, KVS हो, NVS हो। मैक्सिमम वैकेंसी इस साल के अंत तक में मिलेगा, मतलब लगभग 6 माह के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। तो थोड़ा सा अभ्यर्थी धैर्य रखिए और इस बार कोशिश कीजिए कि परीक्षा पास कर ले। अगर आप लोग जो है पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स भी है, आपको पेड कोर्स के जरिए काफी अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो के साथ तैयारी कराई जाएगी और वहां पर आप पास करेंगे भी, निश्चित पास करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड की गई है। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरे की नकल करके सीखते हैं। दूसरे का नकल करके सीख रहा है यहाँ पर, तो बच्चा जो है व्यवहारवादी अधिगम को जो है कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दूसरे के व्यवहार को देखता है और बच्चा सीखता है। यह जो है आपका अल्बर्ट बंडूरा का दिया हुआ कथन भी है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से भी सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है। तो ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि बच्चे का अटेंशन स्पेन है वो बिल्कुल ही कम है, तो इसका मतलब ADHD वाला बच्चा होगा। तो अवधान न्यूनता अति क्रियाशील विकार है। सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर 2, यही इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार की बात हो रही है, तो देखिए संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तो आंसर है नहीं, ठीक है, और मनोगत्यात्मक है नहीं। सही आंसर होगा भौतिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 4। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अपने कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करना है, तो पहला बोल रहा है कि जाति और पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करना। बात तो गलत लिखी हुई है ना, तो एक जिस इसमें है वो तो कहानी खत्म हो गया, तो बच गया बेटा ऑप्शन नंबर 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही। चलिए ठीक है,
वैसे देखा जाए ना तो 3 तो गलत लिखा हुआ है। 3 देखिए यहाँ पर जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का कक्षा में बहिष्कार करके, ये बात तो गलत है। लेकिन चुनना तो एक बेस्ट है, एक तो एकदम गलत है, 3 भी गलत है। अब 3 देखा जाए तो यहाँ पर एक तो एकदम गलत है और 3 भी गलत है। इस तरह से हम ऑप्शन 4 की तरफ ही जाएंगे क्योंकि 4 ही लेकर चलेंगे। यह बात तो गलत है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का बहिष्कार नहीं करना है हमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक उत्तर तो इसी में से चुनना है, केवल 2 तो दिया नहीं है ना, है ना। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, परासंज्ञान या अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निटिव के बारे में बोल रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अपनी खुद के सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया जो है मेटाकॉग्निटिव कहलाता है। सही उत्तर है 27 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए। तो अपने अधिगम के प्रति अगर बच्चे को प्रेरित करना है तो बच्चे को जो है हम महारत हासिल करवाएंगे, उसका जो है सही उत्तर होना चाहिए परिहार तो है नहीं, दक्षता लक्ष्य होगा नहीं, सही आंसर होगा दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य। गोल ओरिएंटेशन थ्योरी से इस परीक्षा में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हमने अब तक लगभग 7-8 क्वेश्चन करवा दिया है केवल गोल ओरिएंटेशन थ्योरी से, मतलब अधिगम और अभिप्रेरणा और अधिगम वाले चैप्टर में ये चीज को पढ़ना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मैंने पढ़ाया भी था बच्चे को। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र देखिए ये होता क्या है, तो अनम्य स्थिर यांत्रिक है नहीं, सही आंसर होगा गतिशील। सही उत्तर है 29 का ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है। प्रभावशाली अध्यापन के लिए यहाँ पर जरूरी क्या है, तथ्यों का पुनरुत्पादन पर बल देना, गलत है। केवल वाला तो आंसर है नहीं, विवेचनात्मक होगा, पूर्व अनुभवों का प्रधानता देना, यह भी होगा। सही आंसर 3 और 4 है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। 3 और 4, 30 का उत्तर हमारा जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हमने सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इसी वीडियो में हम लोग मैथ साइंस भी करेंगे, तो अभ्यर्थी इसके साथ बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको सीडीपी में कितने अंक हुए, हमने जो अभी डिस्कशन कराया उससे कितने अंक आने वाले हैं, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। एक तो जजमेंट लग ही गया होगा आपका कितना अंक है, तो एक बार आप हमें कमेंट कराइए। ऑफिशियल आंसर की भी बेटा 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा, तो बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। फिर हम चलते हैं गणित की तरफ, ठीक है, बढ़े गणित की ओर। चलिए आ रहे हैं गणित की तरफ, कमेंट कर दिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, देखिए गणित मैथ साइंस की तरफ अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ साइंस में, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है मैथ साइंस। तो यदि x प्लस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर आप प्रॉब्लम को ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। जब ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा, ऐसे करके आपको करना होगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना होगा, हम सिर्फ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि ये नीचे में 100 है, तो इस 100 से ये 100 कर गया, ये इधर से इधर कट जाएगा। यहाँ पर जो होगा 5x माइनस 5y बराबर का जो है आपको होगा 3x प्लस का 3y होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर लिखें, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर होगा आपका 8x और बराबर का हो गया कितना, 8x हो गया, बराबर का कितना हो गया, 8y हो गया। 3x प्लस का 3y, जब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे 5x माइनस का 5y और 3x प्लस का 3y, तो आपको जो निकल के आएगा उत्तर वह आएगा। यहाँ पर जो हमने काटा इधर 100, ये काटने का तरीका गलत है, यहां से इधर कटेगा 2 नीचे होगा, यहां से ये 0 0 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो होगा 5 माइनस y और यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1/2 होगा यहाँ पर, यानी नीचे में 2 आ जाएगा। और इधर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 3x प्लस का 3y, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में जो लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखाएगा यहाँ पर 10, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 25%। ठीक है, कैसे निकलेगा वो भी कर दे, चलिए कर ही देते हैं। तो 10x यहाँ पर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट कर देते हैं, हाँ। तो 10x और माइनस का 10y हो गया, और उधर पर अगर उधर हम करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6x और प्लस का कितना हो गया 6y। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10x और 1 मिनट 6x प्लस का 6y, और इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 25%। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियां को दूर करने में कैसे सहायता कर सकता है। गणित में भ्रांतियां है, ऐसे बच्चे को तो कैसे दूर करना है। तो देखिए कक्षा में पढ़ाई गई विधि को अधिकतम प्रश्न हल करके गलत है। सही आंसर है इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के कार्य को निरीक्षण करके और उनके बाद को उनकी अवधारणाओं की जानकारी का आकलन करके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 है मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाता है। ए को जल में घोलकर मैग्नीशियम जो है वायु में जलकर क्या बनाता है, आपको पता है कि मैग्नीशियम जब वायु में जलेगा तो यहां पर बनेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वायु में जलकर बनता है आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो ये बात है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ये ऑक्साइड है। तो ये जो है आपको यहां पर जो है ए बोल रहा है कि जल में घुलकर विलयन बी बनाता है, ए डाइस है और बी की प्रकृति डाइस है। ये तो मिल गया आपको। और बी की प्रकृति कैसा है, तो यह जो है नीले लिटमस पत्र को जो है ना वो लाल करता है। जी नहीं, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है और लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है वो क्षार होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मेरे हिसाब से जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बनाने वाला प्रॉब्लम है, बनाना पड़ेगा। 2.1/4 चचा दूना 8 9/4 होगा। यहां पर प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा 9/4। ठीक है, ये आएगा 9/4। अब यहां पर बोल रहा है इसके अंतर के 3/4। तो पहले तो हम अंतर कर लेंगे, तो यहां पर जब अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5/3। ठीक है, तो यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा यहां पर कितना, वो आएगा एलसीएम 12। तो यहां पर 4 तिया 12 तो 9 तिया 27 लिखेंगे और यहां पर 3 चौके 12 तो 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 7/12 का 3/4। यहां पर ये भी बात क्लियर लिख दिया का 3/4। तो 3/4 निकालेंगे, हमारे पास 3 चौके 12 यानी यहां पर जो आएगा वो आएगा 7/16 को 3.1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है। तो पहले तो यहां 4 तिया 12 12 1 कितना 13/4 के यहां पर बोल रहा है 2/3, 2/3 की बात हो रही है। तो यहां पर काटे तो हो गया 2, तो ऊपर में हम कितना लिखेंगे 13 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 13/6 में से घटाया जाता है तो परिणाम कितना आता है। तो देखिए यहां पर इतना को इतना में से यानी इसमें से घटाना है इसको। तो 13/6 में को हमको घटाना है यहां पर 7/16। अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 48 और 48 होगा 8 और 13 8 कितना 13 8 जो होता है 104। तो यहां हम लिखेंगे 104 और यहां फिर माइनस लगाएंगे और 16 तिया 48 तो 48 हो गया 7 तिया 21 और 104 में से अगर हम 21 घटाते तो हमारे पास आता है 83 और 83/48 जो है बेटा वो है ऑप्शन नंबर किस में 3 में। तो सही उत्तर है 4 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव परिसंचरण तंत्र के एक्स वे कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है और उनकी भित्तियां वाई होती है और जेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो फेफड़ों से जो हृदय तक ले जाती है वो होता है आपका सीरा। ये है आपका सीरा, फुसफुस सीरा और सीराएं पतली होती है और ये सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, देख रहे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बनाने वाला है, यहां पर फिर से बनाने वाला सवाल आ गया कि इसमें बोल रहा है इसको हल कीजिए और 5x प्लस मान निकालिए। पहले तो x का मान निकालना है तो यहां पर कर देते हैं। तो आ जाएगा मेरे पास कितना 10x प्लस का कितना आ जाएगा 10 छक 60 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का फिर गुना करेंगे यहां पर कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, और माइनस यहां पर करेंगे तो अतिरिक्त कितना हो जाएगा 24 और फिर इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 25x और फिर यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो गया। इससे हमें पहले x का मान निकालना है तो 10 और 8 कितना 18x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो ये लाएंगे तो इधर हमारा आ जाएगा कितना का 25 का x और उधर जो हमारा लिखा है वो तो माइनस का 20 होगा ही और प्लस का जो है वो 24 होगा ही। और ये जो है ये है यहाँ पर प्लस का 24 ये है, इधर आके माइनस का हो जाएगा कितना 60। इधर जब सॉल्व करेंगे तो इधर मेरे पास माइनस का 7x आएगा और इधर माइनस का रहेगा और इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 80 में से 24 घटाना है। देखिए यहाँ पर माइनस का 80 और इसमें से हमें कितना घटा देना है, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 24। तो जैसे ही हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना 56। माइनस का निकलेगा माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 अट्ठे कितना होता है 56। एक्स का मान हमारे पास पता चल गया तो यहाँ पर हम एक्स का मान रख देंगे। तो एक्स का मान जैसे ही रखेंगे 8 तो 8 पंचे 40 और 40 2 कितना बेटा 42। 42 को 6 से भाग देंगे तो 7 छक 42 होता है। तो 7 इसका सही आंसर है, 7 है ऑप्शन नंबर यहाँ 1 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है, तो इसको हम लगाते हैं आयोडीन को, ये एंटीसेप्टिक में काम करता है। सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न उष्मा कोने में फैल जाती है, कमरे के चारों तरफ फैलता है, तो यह केवल संवहन का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर चालन नहीं होगा। चालन के लिए जो है ठोस चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे जब आप कड़छुल हो या कोई लोहे के बर्तन को अगर गर्म करते हैं एक छोर, तो दूसरा जो डंटी है उसका गर्म हो जाता है, तो उस चालन की वजह से होता है। संवहन सिर्फ हवा या फिर आपका गैस हो गया या द्रव हो गया, उसके माध्यम से होता है, विकिरण है नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा 29 दिसंबर 2021 का गणित विज्ञान, फिर बाकी और भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न में से सभी के लिए होना चाहिए सिवाय की बात है इसमें से, तो इसमें से निगेटिव वाला उत्तर खोजना है, गलत वाला। तो देखिए यहाँ पर परीक्षाओं में छात्रों को अंक सुधारने के लिए होना चाहिए, यह बात गलत है। सिवाय मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन नहीं होगा, 3 होगा, तो जो नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर कि ध्वनि को पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करे। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को कंपन करती विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिचित करवाए। सही कथन है। विज्ञान की शिक्षण अधिगम में अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। AR का व्याख्या भी कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थियों में गणित की चिंता का अध्ययन यह दर्शाता है कि गणित की चिंता गणित में उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में पाई जाती है। ऐसे विद्यार्थी में गणित की चिंता को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, विद्यार्थियों में गणित की चिंता का अध्ययन यह दर्शाता है गणित की चिंता गणित में उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। ऐसे विद्यार्थियों में गणित की चिंता को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि एक समय तक ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करते करते गणित की चिंता उच्च उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों में कम हो जाती है। गणित में उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के लिए गणित की चिंता असंगत है। वे विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अतः अध्यापक और माता पिता संवेगात्मक कारकों को न देखते हुए केवल उनका प्रदर्शन ही देखते हैं। यह बात तो गलत है। इससे पहले कि कोई उनके बारे में जाने, उच्च प्रदर्शन वाले विद्यार्थी गणित की चिंता में स्वयं उभर आते हैं। यह भी गलत है। सही आंसर जो बेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक समय तक ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करते करते गणित की चिंता उच्च उपलब्धि वाले बच्चों में कम हो जाती है। सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिडिल विद्यालय की अध्यापिका कक्षा में 15 टाइलें लाती है। 15 टाइल लाती है, तो यहां पर जो होगा वो आयतन तो होगा नहीं, ये बात तो श्योर है। तो आयतन वाला ऑप्शन है यहां पर खत्म कहानी, बच गया ऑप्शन नंबर 1, जो कि है क्षेत्र, गुणनखंड और परिमाप। क्षेत्र का मतलब हुआ क्षेत्रफल निकालना, गुणनखंड भी 15 का निकालना बच्चे को सिखा सकते हैं और परिमाप भी। लेकिन आप ये टाइल से आयतन निकालना नहीं सिखा सकते बच्चे को, क्योंकि टाइल जो है ना वो आपका द्विविमीय होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई या गहराई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है साइक्लोन के बारे में दिया है, चक्रवात के बारे में लिखा है। तो मेरे हिसाब से चक्रवात में झंझा का एक क्षेत्र शांत क्षेत्र है, यह शांत क्षेत्र है, यह बात गलत है। सही जो आंसर है वो है बी, सी और डी। बी, सी, डी है ऑप्शन नंबर 2 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, और दूरी समय ग्राफ जब एक सरल रेखा है बेटा, तो यहां और यहां की बात हो रही है और एक सरल रेखा की बात है। सरल रेखा है, इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक समान चाल से चल रही है, समान चाल से चलेगा तो यह भी सरल रेखा होगा, और एक समान त्वरण से गति करेगा तो सी तो आंसर नहीं होगा, सी वाला गलत है। और विरामावस्था में होगा तो इस तरह से होगा, विरामावस्था है तो ऐसे चलेगा, तो यह भी एक सरल रेखा ही होगा। तो ए और बी दोनों है, ये ए या तो बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर किस में, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा जो उत्तर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है, तो कौन सा धातु द्रव्य रहता है। तो बेटा वो तो पता है, धातु जो द्रव्य रहता है वो है आपका मरकरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आयताकार कमरे का फर्श दे रखा है, यहाँ पर 125 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स लगवाने में 4000 रुपए की लागत आती है। फर्श की लंबाई दे रखा है, तो बोल रहा है इसकी चौड़ाई कितनी है। आयताकार फर्श है, चलिए बना दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या लिखा है कि फर्श पर 125 प्रति
मीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स लगवाने में 4,000 रुपए का खर्च आता है 125 प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहां पर जो ये दिख रहा है ना रुपया, इस रुपया को हमें भाग देना है कितना से, 125 से। तो निकल के जो आएगा ना वो निकल के आएगा 32 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, चूंकि 32 मीटर स्क्वायर है तब ना 125 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आप गुना कीजिए तो इतना आ जाएगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि लंबाई दिया गया चौड़ाई, तो लंबाई के लिए डायरेक्ट हम 8 से भाग देंगे। 8 चौक 32, क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है लंबाई। अभी हम सीधे तेजी से करवा रहे हैं, एक दो स्टेप कूद के आगे बढ़ रहे हैं ना। एक तरफ से अगर हम सिस्टमेटिक वे से करवाएं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम जो है सिस्टमेटिक वे से नहीं करवा रहे, सिर्फ आंसर के लिए जो है हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम निकाल लिए, यहां पर 32 को सीधे 8 से भाग दे दिए तो हमारे पास निकल के बेटा आ चुका है, वो निकल के आया 4। तो 4 है ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विज्ञान जांच पड़ताल के रूप में निम्न में से कौन से कार्य इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कौन से कार्य जो है इसका स्पष्टीकरण दे रहा है विज्ञान जांच पड़ताल का। 4 पशु के चित्र में से एक स्तनधारी को पहचानना है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या बर्फ के टुकड़े गर्म और ठंडे पानी में डालने से समान दर में पिघल जाते हैं। तो यहां पर जांच पड़ताल तो करना होगा, तो बी सही है। और देखना है इसके बाद तापमान को मापने के लिए विभिन्न मात्रकों की सूची बनाइए। उन उपकरणों की छानबीन कीजिए जो द्रवों को वस्तु का तैरना या डूबना निर्धारित करता है। उन कारकों की छानबीन करना है। तो देखिए यहां पर जो सही उत्तर है वो है बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारे हिसाब से 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर में कम हो जाती है। तो विटामिन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जहां वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलते हैं, सिंचाई के लिए जो उपयुक्त विधि होगा वो होगा ड्रिप सिंचाई। जड़ों में जाके उसके पानी को बूंद बूंद करके टपकाना जो है ड्रिप सिंचाई कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आइए। क्वेश्चन नंबर 20 है 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुभुज के किनारों की संख्या पूछ रहा था। आपको यहां पर यूलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यहां पर 8 फलक है और 12 शीर्ष का एक बहुफलक है। 12 शीर्ष का मतलब क्या हुआ, 12 शीर्ष का मतलब 12 कोना और 8 पृष्ठ दिया है। तो यूलर फॉर्मूला लगा के यहां पर हम प्रॉब्लम को हल करेंगे तो आपको जो है ये सवाल जो है आपको बन जाएगा। यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है v प्लस एफ और माइनस ई है। ठीक है, v प्लस एफ माइनस ई बराबर जो होता है वो होता है 2। b होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है कोना, ये हो गया। और आपका फेस दे रखा है यहाँ पर 8 और माइनस का ई पता नहीं है क्योंकि आपको किनारा निकालना है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 12 8 कितना हो गया 20 और 20 में से ये 2 घटा देंगे, ई उधर आ जाएगा। तो 20 में से जैसे ही बेटा 2 जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा 18 और 18 जो लिखा है ना वो लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके बाद 21 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक मशहूर गणितज्ञ है जॉर्ज पॉलिया है ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पॉलिया के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। तो सत्यापन करना, क्रियान्वयन करना, समस्या को समझना, योजना को सुधारना नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर ये प्रॉब्लम को करना पड़ेगा बेटा सॉल्व, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा करना तो पड़ेगा। चलिए करते हैं इस सवालों को हल, है ना। तो यहां पर जब आप प्रॉब्लम को देखिएगा यहाँ पर एक क्लियर लिखा हुआ है कि c माइनस ए प्लस बी। तो पहले आपको a और प्लस b कर लेना है। चलिए यहाँ पर a और प्लस का b कर लेते हैं हम। a में है आपका 3x3, एक एक करके बारीकी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो जो है आपको ये प्रॉब्लम बनाने में कहीं ना कहीं गलतियां आएगी। और जो है यहाँ पर लिखा हुआ 2x² प्लस का y3, फिर हम प्लस करेंगे किसके साथ, कलर का प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये तो माइनस में ही होगा तो इसको माइनस में ही रखेंगे। तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास 3x² और उसके बाद हमारे पास जो होगा वो होगा y का क्यूब। और फिर जो है यहाँ पर अगर देखा जाए वो है माइनस, तो माइनस वाला जो है प्लस करना है तो वो माइनस में ही रहेगा, 5y का पावर 4 रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझने को। जब प्रॉब्लम को हल करेंगे तो यहाँ पर जो चीज ये पहले में लिखा है वो वही रहेगा, 3x3y²। तो यहां पर हम वही लिखेंगे। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं इसमें हम जब घटाएंगे तो डायरेक्ट हमारे पास बचेगा x² y का क्यूब बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। और इधर जो है हमारा 5y के पावर 4 हो जाएगा।
अब देखिए और क्या है, अब वो बोल रहा है इसको सी में से घटा दीजिए, तो सी का मान यहां पर हमारे पास लिखा है, सी लिखा हुआ बेटा x के पावर 4 लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास लिखा है प्लस का 2x क्यूब लिखा है, उसके बाद y स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर हमारा लिखा हुआ है प्लस का 3x स्क्वायर और y क्यूब लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा है y की पावर 4 लिखा हुआ है, और इसको जैसे ही घटाएंगे तो इसका चिन्ह सब परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो x के पावर जो 4 है वो तो 4 रहेगा ही यहां पर। उसके बाद अगर हम क्यूब वाले को देखें, यहां पर ये क्यूब वाले हैं, तो इसको एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको और इसको क्यूब वाले को एक साथ करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेटा प्लस का 5 एक्स क्यूब, और एक मिनट एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर लिख देंगे यहां पर। उसके बाद हम यहां पर इसको लेंगे एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, तो यहां पर इस दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेटा 4, और यहां पर जो है वो होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये 4 था बेटा, हमने स्क्वायर लिख दिया, और जब ये 4 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा प्लस का कितना 6, वाई का पावर कितना 4 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, यहां जो लिखा हुआ है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m का मान कितना हो गया, m का मान हो गया 4, और n का मान कितना हो गया, तो n का मान यहां पर हो गया, m का मान सॉरी बेटा m है 5 के पास ना, तो m का मान हो गया 5, और n का मान कितना हो गया, तो n का मान हो गया हमारे पास 4। तो दोनों को बोल रहा है जोड़ के बताइए, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो हमारे पास निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 9, 5 और 4 को 9 करेंगे, सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी बनाने वाला है, लेकिन क्या कीजिएगा, बनाना तो पड़ेगा। x प्लस वाई का मान दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान दिया है, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो देखिए इस सवालों को हम कैसे हल करेंगे, देखिए आते हैं सवालों को अब हम हल करते हैं। देखिए इस सवालों को हल कैसे करेंगे, तो इस सवालों के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला लगाते हैं। आप सभी को पता है फॉर्मूला, वो पता है क्या कि एक्स स्क्वायर होता है प्लस का वाई स्क्वायर होता है, और प्लस का जो है यहाँ पर 2x और y होगा, ये बात तो मालूम है। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 41, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2xy। जब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जब समस्या को हल करते हैं तो ये आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 2xy बराबर हमारे पास जो होगा वो होगा कितना, माइनस का 40, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा, और x बराबर अगर हम निकाल रहे हैं, सॉरी 2xy है ना, तो xy बराबर निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो निकल के आएगा माइनस का 2। अब आप जब सॉरी माइनस का 20, 2 नहीं 20, ठीक है, सही सही बना है ना, इधर माइनस करेंगे हम तो हमारा आएगा माइनस का 40, ठीक है। तो x का अगर मान देखें ना यहाँ पर, तो x का जो हमारा मान निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 20 बट्टा कितना, वो आएगा x का मान माइनस का 20 बट्टा y। अब यहाँ पर x का मान माइनस 20 बट्टा y आया। अब यहाँ पर इस सवाल में जो है ना x के जगह माइनस 20 बट्टा y पुट कर देते हैं, माइनस 20 बट्टा का y वैल्यू पुट कर दिए तो प्लस का y हो गया, और बराबर का हमारे पास जो लिखाएगा वो लिखाएगा 1। यहां पर हम करेंगे एलसीएम, तो y हो गया तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा y स्क्वायर माइनस का y और माइनस का 20 बराबर का कितना होगा 0। हमारे पास ये समीकरण निकलेगा, y स्क्वायर ये होगा इधर प्लस, इधर से लाएंगे इधर तो माइनस का y, और ये माइनस में ही रहेगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर, और माइनस करके यहां पर पुराना है हमें माइनस का 1, तो माइनस का 5y लिखेंगे यहां पर, और प्लस का यहां पर लिखेंगे 4y, और माइनस का फिर लिखेंगे 20, और बराबर का क्या लिखेंगे हम 0। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में हम यहां पर y को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा y और माइनस का 5, और यहां पर भी हम माइनस का कॉमन लेंगे नहीं, प्लस का कॉमन होगा बेटा। यहां पर कॉमन होगा 4, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा y माइनस का कितना आएगा, वो आएगा 5। यहां पर ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो y माइनस का 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक में लिखेंगे y प्लस का कितना लिखेंगे 4। अब देखिए y का मान जब यहां पर इक्वल टू 0 है तो y बराबर हमारे पास 5 निकलेगा, और y का मान जैसे ही हम 5 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो x का मान निकलेगा ना वो निकलेगा माइनस का 4 निकलेगा। आप देखिएगा x का मान जैसे ही पुट करेंगे यहां पर देखिए, और अगर हम y का मान -4 पुट करें, ठीक है, एक तो कंडीशन ये निकल गया, और दूसरा कंडीशन है y का मान -4 होगा, अगर जब हम इधर लाएंगे
तो x का जो मान होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहां पर देखिए इस तरह से उल्टा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, यहां पर हम कोई भी एक वैल्यू को रखते हैं 1/x। तो x का मान हम लिख लेते हैं -4 ही, पहले ही इसको रख के चेक करते हैं। तो 1/4 होगा, ये तो माइनस में होगा ही हमारा, और ये है प्लस में, तो यहां पर 1/5 है। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20, 5 का 20, और यहां पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 क्या होगा, वो होगा 20, और -1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 1 कितना, x के जगह रखेंगे 5 और माइनस का होगा 1/4। यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा 20, और 20 को करेंगे तो 5 का 20, 4 हो जाएगा, और यहां पर हम फिर करेंगे तो माइनस का आएगा, 4 5 20 5, तो माइनस का 1/20 ही आता है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास उत्तर एक ही आता है, तो इसलिए हम जो है -1/20 लेंगे, तो सही उत्तर है -1/20, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि यहां पर मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहां पर निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक को उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पहचानने में करेंगे, तो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दीजिए। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहां पर मिलान करने की बात हो रही है, मिलान करने की बात हो रही है, तो शक्ति स्थल जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और भंडारगिरी हम लोग क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो 1 का 3 और 2 का 4 किसमें है, 1 का 3 और 2 का 4 ऑप्शन नंबर 4 में ही है, तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और सी का 2 है, केंद्रक हो गया, और द्वारपाल जो है कोशिका झिल्ली कहलाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए ग्राफ बनाना, इसका उदाहरण क्या है। ग्राफ बनाने की बात हो रही है, तो यहां पर होगा संवाद स्थापित करना और संप्रेषित करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को हल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहां पर लिखा हुआ क्लियर बनाने वाला सवाल है, किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप का दोगुनी हो तो उसका माप क्या है। देखिए आसान सा सवाल है, क्या बोल रहा है, एक कोण की माप संपूरक कोण की माप का 2 गुना है, तो हम कोण को मान लेते हैं x, कोण के माप को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका बेटा संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, तो संपूरक कोण हमारा क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण बोलते हैं। तो इस कोण को हम 180 डिग्री में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब किसी संपूरक कोण का माप इसके कोणों के माप का क्या है, 2 गुना है। चलिए हमने 2 गुना कर दिया। अब जब 2 गुना करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, और माइनस का कितना होगा 2x, यही होगा ना। उसके बाद क्या करना है, इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना 360, और काटेंगे यहां पर तो हो जाएगा 1, और यहां पर होगा 3 दूना 6 120, मतलब 120 डिग्री होगा। तो हमारे कोण का माप कितना निकल के आया बेटा, वो निकल के आया ऑप्शन नंबर 2 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन को पढ़ना है, दिन में आसमान नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। सही है, आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का रंग जो है केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये कथन जो है अपवर्तन के कारण ही हमारा लाल और ये दिखाई देता है। तो हमारे अनुसार जो इसका आंसर है वो सिर्फ एक ही सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 में ऐसी बात लिखी हुई है। चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में खोजबीन का आयोजन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित अभ्यास है। मतलब एक उचित आंसर देना है इसमें। तो देखिए वांछित अभ्यास ऐसे कार्य देना जिसमें नूतन उपकरणों की आवश्यकता हो, नया उपकरण बोल रहा है। विद्यार्थियों के पास में त्रुटि को संभावित स्रोतों का विचार विमर्श करने की अनुमति देना वांछनीय, यही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन इसके बाद 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी खोजबीन उन्मुख कक्षा में जिसमें आर्किमिडीज के नियम का परिचय दिया जाना है, निम्न में से कौन सा चरण बाकी चरणों से पूर्व लिया जाएगा। आर्किमिडीज के नियम का देना है तो कौन सा लिया जाएगा। आर्किमिडीज नियम के संदर्भ में विद्यार्थियों की एक स्पष्ट और विस्तृत जानकारी देना गलत है। घनत्व और उत्प्लावन बल की संकल्पनाओं को विस्तार से समझाना हो सकता है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों की सावधानी पूर्वक चयनित सामग्रियों के तैरने और डूबने के क्रियाकलापों में व्यस्त रखना। एक मिनट बेटा, हाँ।
और आगे है इसके बाद विभिन्न दर्बों में डालने पर वस्तुओं के भार में हुई आभासी कमी को दर्शाना। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से घनत्व और उत्प्लावन बल ही होगा, और विभिन्न द्रव्यों में डालने के बाद वस्तुओं के भार में हुई आभासी कमी को दर्शाना। लेकिन हमें तो पूर्व में यह जानकारी लेना है ना, बाकी चरणों के पूर्व लिया जाएगा। तो मेरे अनुसार से घनत्व और उत्प्लावन बल पर संक्रियाओं को विस्तार से समझाना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भेड़ के बालों के ऊन बनने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है। तो पहले तो लास्ट में होगा इसका बुनाई और रंगाई, ई वाला, और बुनाई रंगाई और अभिमार्जन के बाद होता है, अभिमार्जन जैसे करते हैं उसके बाद हम करते हैं छटाई। तो ए के बाद डी होगा, ए के बाद डी इसमें है, और छटाई के बाद हम करेंगे बी नंबर धुनाई, और फिर ये तो सी सबसे पहले होता है ऊन की कटाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 है शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज जो है छीन होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की दहाड़ की तुलना में काफी जो है बड़ा होता है, पक्षियों की ध्वनि की आयाम की तुलना में काफी बड़ा होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 फिर है बनाने वाला प्रॉब्लम आ गया। चलिए बनाएंगे, कोई बात नहीं है, समय लगेगा थोड़ा सा। किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे रखा है, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या मतलब ये हो गया, और बाहरी में भी एक वृत्त बना हुआ है। चलिए बाहरी में भी एक वृत्त हम बना दिए। यहां पर दे रखा है आंतरिक त्रिज्या दिया है यहां से यहां तक का दूरी, और बाहरी त्रिज्या हो गया इधर से इधर हम कर देते हैं। चलिए कर दिए। तो यहां पर आप देखिए क्या है, वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी, आंतरिक है 21, चलिए 21 और बाहरी है 28। 5 रुपया वर्ग की दर से पथ को समतल कराने, इस पथ को समतल कराना है तो हमको क्या करना है पता है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें से बड़ा में से इसको घटाएंगे और छोटा का स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो पाई का मान पाई ही रखेंगे, और आर स्क्वायर जो है ये बड़ा वाला यहाँ पर होगा, 28 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 21 का भी स्क्वायर लिखेंगे। जब आप प्रॉब्लम को इसे सॉल्व करेंगे तो पाई का मान बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप 22/7 लीजिए। ठीक है, हमने 22/7 ले लिया। बेटा 1 मिनट, ब्रैकेट में लिखेंगे ना, यहाँ पर 28 का स्क्वायर करना है तो 28 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे आपके पास निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 784। और उसके बाद वो करना है आपको कितना, 21 का भी स्क्वायर करना है, तो 21 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 441। ठीक है, तो 441 यहाँ पर 784 में से घटाना है, 784 में से घटाएंगे तो 22 बट्टा आपके पास होगा 7, और यहां पर जब आप घटाएंगे तो आपके पास निकल के आएगा 3, 4 और 3। ठीक है, काटेंगे, क्या ये कटेगा, देखिए 7 चौके 28, ठीक है, और 28 हो गया तो 6 7 नंबर 63 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया निकल के आया वो निकल के आया 22 गुने 49, और यहाँ पर इसको 5 से गुना भी करना है क्योंकि बोल रहा है कि 5 मीटर स्क्वायर की दर से करना है, तो यहाँ पर चलिए 5 भी कर दीजिए। तो 22 गुने 49 और गुने जब आप 5 करेंगे ना, तो 22 गुने 49 गुने 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 5390, और 5390 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न की अवधारणा पढ़ाना चाहता है तो निम्न में से कौन सा उपागम अधिगम प्रभावी होगा? तो बोर्ड पे श्याम पट पर लिखकर पढ़ाना ये नहीं होगा, प्रक्रमण श्याम पट पर नहीं होगा। यहां पर सही होगा 3, 2 वस्तुओं को 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों में वितरित करने की स्थिति उत्पन्न कर भिन्न को पढ़ाना। सही आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर 3। 4 नहीं 34 है बेटा, ये 34 है, 34 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैंने शुरू में ही बोला था, और वर्तमान में जो भी हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 29 दिसंबर 2021 का सीडीपी के साथ मैथ साइंस में। हम इसमें 35 नंबर क्वेश्चन पर हैं अभी। कक्षा 8 के बच्चे को इस प्रकार को हल करने के लिए दिया। बच्चा जो हल करता है वो x को x के साथ यहां पर करके x स्क्वायर कर देता है और 4 3 7 कर देता है। इस तरह से बच्चा हल करता है। ये कौन सा त्रुटि है? देखिए बच्चा को जो है ना, ये जो त्रुटि है ये लापरवाही नहीं है ना, व्यक्तिगत त्रुटि है। इसका संकल्पना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए संकल्पनात्मक त्रुटि होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यहाँ पर निम्न में से क्या विद्यार्थियों के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो निम्न में से क्या विद्यार्थियों के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें देखिए उपयुक्त कौन सा है,
तो एक गलत है, दो गलत है और चार भी गलत है। सही आंसर है 3। विद्यार्थियों का अवलोकन करना और उनके जीवन की कथाओं का रिकॉर्ड कर रखना, ये ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि यहां और यहां देखेंगे ज्यादा निगेटिव भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की निम्न भिन्नात्मक, यहां पर निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न 7/8 से कम होना चाहिए और 1/3 से अधिक होना चाहिए। तो इसका मतलब 7/8 से कम, पहले तो हम 7/8 को भाग दे देते हैं। तो जैसे ही हम भाग देंगे हमारे पास निकल के आएगा 0.875। ठीक है, 875। और यहां पर जैसे ही भाग देंगे तो यहां पर निकल क्या आएगा 0.333। क्या बोल रहा है कि इतना से अधिक और इतना से कम, यानी इस दोनों के बीच में कौन सा भिन्न है। तो आपको यहां पर सबको भाग देकर निकालना पड़ेगा। तो आप जब भाग देकर निकालेंगे तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे यहां पर, तो ये भी जो है आंसर आपका नहीं होगा। जब आप निकालेंगे उसके आगे 17/24 को, तो यहां पर जब निकालेंगे तो ये भी आपको उत्तर में नहीं, यही उत्तर में आएगा। और ये जब निकालेंगे 1/4 में, तो आपको ये उत्तर में नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो है 3। सही उत्तर होगा 17/24। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भाग दे के करना पड़ेगा बच्चा बेटा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारा बनाने वाला है, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई इतना मीटर। एक बक्से में इतना मीटर और अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो ऊपर में है 2 मीटर, ऊपर बार फिर है 1 और फिर है 0.5। चलिए कोई बात नहीं है, जो लिखा है हम वही लिख देते हैं। और नीचे है यहाँ पर 0.2, तो चलिए 0.2 हो गया। फिर लिखा है 0.4, तो चलिए हम वो भी लिख देते हैं। और ये तो इसके साथ तो कैंसिल हो ही जाएगा, 0.5 के साथ एकदम कैंसिल हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा कितना 100, और इस 2 से 2 को काट देंगे और इस 4 से हम काटेंगे तो 25 होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो है हमारा 3, 25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को भी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहां पर कि बच्चों की विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से वांछनीय है। प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करके अपने हल की संभावनाओं को खोजकर बच्चे प्रश्न हल करने के कार्य को प्रारंभ करते हैं। सही है आंसर। बच्चे अनुमान यानी कंजेक्चर बनाते हैं और अपने अनुमान यानी कंजेक्चर को सही ठहराने के लिए तर्कसंगत देते भी हैं। तो 1 और 2 सही है, ए और बी ऑप्शन नंबर 4 में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है। ए बी और ए सी को क्रमशः ए डी और ई तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। आइए एक त्रिभुज की रचना कर ले हम। चलिए त्रिभुज की रचना हमारे पास हो गई और इसमें नामकरण भी हम कर लेते हैं। ए बी है तो एक ए बी और यहां पर हम सी भी लिख देते हैं। चलिए सी भी लिख देते हैं। तो बोल रहा है कि ए बी और ए सी को डी और ई तक, ए बी को डी तक बढ़ाता है तो चलिए यहां पर हम बढ़ा देते हैं डी तक। और ए सी को जो है बोल रहा है यहां पर कि ई तक बढ़ाया जाता है तो ए सी को भी हम बढ़ा देते हैं यहां पर ई तक। कोई बात नहीं है। यदि कोण डीबीसी, अब देखिए यहां पर डीबीसी ये कोण और यहां पर ईसीबी, अब ईसीबी समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यहां पर ओ पर मिलते हैं तो बी ओ और सी यहां पर देखिए, यहां पर ये दोनों का समद्विभाजक बिंदु ये है, ऊपर मिलता है। तो ये कोण बोल रहा है 85 डिग्री है। तो बी ए सी का मान बोल रहा है क्या होगा, यानी यहां पर बोल रहा है कि इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए यहां पर कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप यहां पर सीधे बना लेंगे। फॉर्मूला होता है कि कोण O बराबर जो है यहां पर हमारा होगा वो होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर होता है 180 डिग्री और माइनस जो है हम यहां पर लिखते हैं कोण जो है BAC, ये वाला कोण लिखेंगे तो कोण BAC होगा, जो कोण A जिसका नाम है तो हम A को ही डिनोट करते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है बेटा वो कोण दिया गया है कितना 85 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। और यहां पर जो आपका है वो है 1/2 और यहां पर है 180 डिग्री और माइनस का क्या लिखा है कोण A लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि हमको इसके साथ गुना कर देना है। तो हम जैसे ही गुना करेंगे तो हमारे पास होगा 170 डिग्री और यहां पर
जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अब देखिए अब तो अब आप भी इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि अब तो दिक्कत है नहीं। तो कोण ए का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री जो है बेटा ऑप्शन नंबर है 3 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। यहां पर नहीं करने की बात है तो जल में डूबे हुए पादप होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पुनः बनाने वाला है, चलिए बनाएंगे। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर है 4003250। यहां पर 4 इंटू 10 टू द पावर एक्स है, तो यहां पर 4 लिखे हैं, 10 टू द पावर एक्स का मतलब कितना, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर कितना होगा 6, प्लस 3 लिखा हुआ है गुणे 10 के पावर y है। अब देखिए 10 के पावर y, तो 3 यहां पर है तो 1 1 2 3, तो 10 के पावर हम कितना लिखेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 4 के आगे 6 जीरो है तो 10 के पावर कितना 6, और यहां पर लिखा हुआ कितना, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 3 लिखा है तो 10 के पावर कितना 3, और फिर प्लस है यहां पर, फिर करना है 2 गुने 10 के पावर z है। अब z देखिए यहां पर कितना नंबर पर है, तो z की बात हो रही है, 2 जगह है तो 1 2 नंबर पर है यहां पर, तो 2 लिखेंगे यहां पर, तब ना 200, और प्लस का यहां पर 1 मिनट बेटा 2 और गुने 200, ठीक है। और फिर 5 है तो 5 के पावर है w। अब देखिए यहां पर w की बात है तो 5 कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो पावर कितना लिखेंगे, 10 के पावर लिखेंगे यहां पर 1, ये प्लस का चिन्ह है। हो गया क्लियर। अब सबको जोड़ देना, तो 6 3 9 और 9 और 1 10, 10 2 कितना 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 2 में, तो सही उत्तर कौन सा हो गया बेटा, सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यही है ना। क्योंकि आपको यहां पर ऐसे करके लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को आपस में जोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहां पर बोल रहा है, ये जो आंकड़ा दे रखा है इस आंकड़ा का बोल रहा है माध्यिका परिसर का माध्य निकालने। तो पहले तो ये आंकड़ा को हम इसको एक क्रम में सजा लेंगे ताकि माध्यक निकालने में हमको क्या है सहूलियत हो। तो चलिए 1 लिख लिए, ठीक है, उसके बाद ये 1 का कहानी खत्म है। अब और है एक, हाँ एक और है, चलिए इस 1 को भी लिख लेते हैं, इस 1 का भी कहानी खत्म। अब 2 लिखेंगे, 1 2 2 बार 2 3 बार 2 4 बार 2, अब 4 बार 2 है तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। अब 3 देखिए कितना बार है, 2 बार 3 है, चलिए 1 बार 3 और 2 बार 3 हो गया। अब इसके बाद 3 के बाद 4 है तो एक बार हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 हो गया। 5 कितना बार है, 2 बार है तो 5 और 5 2 बार हम 5 भी लिख लिए। और 6 कितना बार है, 6 भी हमारा कितना बार है 2 बार, तो हम यहां पर 6 भी लिख लेते हैं। अब देख लीजिए यहां पर 3 बार है बेटा, 1 और 6 है 3 बार। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका मतलब सही है। माध्यक निकालना है तो 6 इधर से हटाइए, 1 2 3 4 5 6 यहां तक हो गया, और 6 इधर से 1 2 3 4 5 6 6 यहां से, तो माध्यक कितना हो गया 3 3 6 6 बट्टा 2, माध्यक हो गया हमारे पास 3, तो माध्यक के पास होगा 3। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है तो सबसे ज्यादा बार यहाँ 2 आया है, जो कि सबसे ज्यादा बार 4 बार आया है, तो बहुलक हो गया 4। और परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो परिसर हो गया 5। इस तीनों का माध्य बोलना निकाल लें तो 5 3 8 और 8 2 10, और 10 में कितना से भाग देंगे 3 से, तो 10 बट्टा 3 बेटा ऑप्शन नंबर किस में है, वह है 10 बट्टा 3 ऑप्शन नंबर 2 में, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, तो 43 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यहां पर कि निम्न कथन को पढ़ना है और विकल्प का चुनाव करना है। मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 माह में चूजे बाहर निकलते हैं। मुर्गियां में आंतरिक निषेचन होता है, दोनों कथन सही है। और आर जो है ए का व्याख्या करता है, आंतरिक निषेचन होता है, और दोनों कथन हमारा सही है, और आर व्याख्या भी करता है, सही कथन है ऑप्शन नंबर कौन सा 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इसको हल करना है। तो हल करना है तो पहले तो गिन लीजिए 2 2 4 2 6, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो दशमलव के 3 दशमलव जो है 3 डिजिट के बाद होगा, ठीक है। तो दशमलव 3 डिजिट के बाद होगा, तो ये किसका होना चाहिए, किसका होगा बताइए अब जरा। तो जब आप यहां पर करेंगे, आप
इसका वर्गमूल, तो आपके पास उत्तर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.064। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सल्फर डाइऑक्साइड जल में विनियोजित होता है तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुश्री सुपर्णा अपनी कक्षा में कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि लकड़ी के घनों के गुट्टे, वर्गों, अर्धगोलों और गोलों के आकार की टाइलें लेकर आती है। उसने कक्षा में छात्रों में विविध प्रश्न पूछे जैसे कि, अब देखिए उसने कक्षा में छात्रों से विविध प्रश्न पूछे जैसे कि दो वर्गाकार टाइल को बिना अतिछादित किए भुजा के साथ भुजा मिलाकर जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, इस तरह का सवाल पूछ रही है। वह इस प्रकार की क्रियाकलाप से अपने अधिगमकर्ताओं के कौन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करना चाहती है। अनुमान वाली बात तो है नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान की स्थिति में त्रिविम तर्कना, दिक् स्थान संबंधी तर्कना, अनुमान लगाने और दृश्यकरण का उपयोग करने की क्षमता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कह रहा है, बहुरूपदर्शी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बहुरूपदर्शी जो सिद्धांत पर आधारित है वह एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49। क्वेश्चन नंबर 49 एकदम आसान सा प्रश्न है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर कह रहा है, यदि 9 से इतना संख्या को विभाजित किया जाए तो x का स्थान पर क्या होगा। 7 2 9 होगा, 5 4 9 होगा। ये तो 3 है ही, 3 के साथ हम कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, तो 3 के साथ हम जोड़ेंगे यहाँ पर 6 को, तो सही होगा यहाँ पर 6। तो 6 और 3 कितना 9, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 नंबर। ठीक है, तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 50 प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा और उसके बाद समस्या का हल करना होगा। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, चलिए करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ पर होगा 9/16 का एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद जब हम दोबारा वाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस में ही हम लिखेंगे 5 25 और बट्टा कितना लिखेंगे 36 का वाई स्क्वायर। ठीक है, और लेकिन माइनस होगा यहाँ पर 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की जगह यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा 3/4, और b के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 5/6, और x गुना x में और फिर कितना y। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काटेंगे यहाँ पर, तो काटेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर काटेंगे 3 दूना 6, तो हमारे पास जो होगा ऊपर यहाँ पर आएगा 5/4 x और y आएगा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी बोल रहा है निकालने, तो a की जगह पर तो हमारा क्या लिखना पड़ेगा 25/36, और b के जगह पर हमारा क्या लिखना पड़ेगा, b के जगह पर 5/4, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस सहित लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/4। एलसीएम अगर हम ले तो हमारा एलसीएम आएगा कितना, हमारा एलसीएम आएगा 36। अब जब 36 आएगा तो ऊपर कितना लिखेंगे 25, और यहां पर हम क्या लिखेंगे प्लस देकर हमें कितना लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कितना बेटा 45। ठीक है, 4 नंबर 36, तो 9 5 45, जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 होगा, और 4 2 6 1 7 होगा, और 70 बट्टा हमारे पास जो आएगा वो आएगा कितना 36। अब इसको काटेंगे, कटेगा तो कटेगा तो ये होगा 18, ऊपर होगा कितना 35, तो 35/18 जिस ऑप्शन में होगा यही ऑप्शन इसका सही है, और 35/18 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसी शिक्षिका ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछे, आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं और विद्युत धारावाही तारों को बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं तो अगर देखें तो हमको पता चलेगा ए तो खुले सीधे वाला प्रश्न है, लेकिन बी बोल रहा है विद्युत धारा तारों को बनाने के लिए कॉपर का उपयोग क्यों करते हैं, तो यह भी बच्चा विभिन्न प्रकार का उत्तर देगा। कोई कहेगा सर कॉपर में करंट जल्दी पास होता है, कोई कहता है सर कॉपर जो है बहुत तरह की बात है सुचालक है, बहुत सारा के बच्चे जो है अपना अपना उत्तर देंगे, तो दोनों जो है खुले अंत वाला ही प्रश्न होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पर बनाने वाला प्रॉब्लम आ गया फिर से, तो बनाएंगे हम 1 से लेकर 50 तक में यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो एक अभाज्य होने की प्रायिकता कितनी है। तो पहले तो 50 है तो नीचे में 50 तो आएगा, ये बात तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नीचे तो 50 आना है, और ऊपर यहाँ पर बोला जा रहा है कि चुना जाए तो अभाज्य होने की प्रायिकता। तो पहले तो आपको अभाज्य संख्या चुनना है, कितना है, तो अभाज्य संख्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करके निकालना पड़ेगा तभी जाके आप बना पाएंगे सवालों को। 13 हो गया, 14 15 16 है नहीं, 17 हो गया, 19 भी एक आभाज्य संख्या ही है, 23 भी एक आभाज्य संख्या ही है,
23 के बाद जो एक आभास संख्या है वो है आपका 29, चूंकि 24, 25, 26, 27, 28 है नहीं। 29 के बाद अगला है आपका 31, 31 के बाद जो अगला होगा वो होगा बेटा 37, 37 के बाद 39, 40 है नहीं, फिर आएगा 41, 41 के बाद आएगा 43, 43 के बाद जो अगली आभास संख्या होगी वो होगी 47। तो हमारे पास जो आभास संख्या का समूह मिला वो मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारे पास जो आया वो आया 15, 15 तिया 45। अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आता है। ठीक है, तो 0.33 समथिंग होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.3। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी आभास संख्या नहीं है। आप एक बार देख लेंगे, एक बार पुनः रीचेक करेंगे। 2, 3, 4, 4 तो है नहीं, 5 है, 7 है, फिर 9, 10, 11 है, फिर 12 नहीं है, 13 है, 14, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 है, फिर 18 नहीं है, 19 है, 20, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 होगा, 24, 25, 26 और 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, 30 नहीं है, 31 है, फिर 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है और 40 भी नहीं है, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 है, 48 नहीं है, 49 भी नहीं है और 50 तो होगा नहीं। तो 0.3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। 53 में है क्वेश्चन में कि विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोध जोड़ा। अब वह विभवांतर को बदले बिना विद्युत धारा को नियंत्रित करना चाहता है। वह वैसा कर सकता है निश्चित प्रतिरोध को हटाकर एक निश्चित प्रतिरोधक को जोड़कर, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर, तापमान को ये करके। तो एक निश्चित प्रतिरोध को जोड़कर जो है विद्युत धारा को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मैं मानव शरीर की आकृति प्रदान करती हूं, मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा करती हूं। ये आपका क्या है? देखिए यहां पर मैं मानव शरीर को आकृति भी प्रदान करता है, तो यह जो हमारा कंकाल नहीं है हमें आकृति देता है, हमारा कंकाल नहीं देता है। हृदय मस्तिष्क की भली भांति कोमल भागों को सुरक्षा भी करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, अस्थि कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा क्या है, अस्थि है। ठीक है, यही हमें क्या करता है, मतलब आकार देता है और हमें कोमल भागों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहां पर मिलान करने वाला सवाल है। पौधा का कौन सा पौधा मजबूत है जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है या जिसे छाया में रखा गया है? देखिए ये होगा क्या, और यहां पर तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीजों में वृद्धि क्यों नहीं होती है, और यहां पर प्रत्येक प्रकार के कितने बीज वृद्धि कर रहे हैं। तो अगर आप देखा जाए कि कौन सा पौधा मजबूत है जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया, तो ये तो बच्चे वर्गीकृत करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होगा वो तो होगा एक मिनट बेटा, यहां पर 1 मिनट पुनः चेक कर लेते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं। सी का सही आंसर क्या होना चाहिए, प्रत्येक प्रकार के कितने बीज वृद्धि कर रहे हैं, प्रत्येक प्रकार के ये परीक्षण करेगा। ये बात तो तय है, किसी का 2 होगा, परीक्षण करेगा। और तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? बच्चा इसका परिकल्पना करेगा तो बी का परिकल्पना होना नहीं चाहिए उत्तर। बी का तो परिकल्पना है नहीं, बच्चा जो है बी को करेगा वर्गीकृत, तो मेरे हिसाब से वर्गीकृत होना चाहिए। और ए का जो आंसर है, एक पुनः इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा, एक बार पुनः देखते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, यही होगा उत्तर इसका करेक्ट। जो लिखा हुआ है एक का 1 और बी का 3 और सी का 2, ये मेरे हिसाब से उत्तर सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कक्षा 8 के छात्रों को आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास के गांव के पारिवारिक और समाज आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण का क्रियाकलाप उपयोग किया। इस क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? तो एक तो प्रयोजन है ही, और यहां पर 2 भी प्रयोजन है और 3 भी प्रयोजन है। सही उत्तर है ए, बी और सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ के आए हैं 57 पर। सवाल है थोड़ा सा समझने वाला प्रॉब्लम है। एक त्रिभुज है जो ए बी सी है। चलिए ए बी और सी हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोण यहां पर एक बात लिखा, कोण सी बराबर कोण डी 90 डिग्री है। देखो बेटा, कोण बी बराबर कोण सी है। 2 त्रिभुज है, 1 मिनट, 2 त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा ना। हाँ, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। पहले वाला त्रिभुज को भी हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो हम इस तरह से बनाएंगे तो 90 डिग्री वाला त्रिभुज जो है हमारे पास निकल के आएगा अच्छे तरीके से। और एक इधर कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक यहां से यहां मिला देते हैं। उसी तरह से एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं, बन गया।
और बोल रहा है यहां पर अब हमारा कोण सी और कोण डी पर जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्लियर है। और BC जो है वो AD के बराबर है, तो आप B कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम B यहां ले लेते हैं, A को यहां मान लेते हैं और यहां पर हम C को ले लेते हैं। सॉरी, C नहीं है, A और D है, तो यहां पर हमें A लेना पड़ेगा ना, A लेना पड़ेगा। AD, एक मिनट बेटा, यहां पर देखो क्या है ना, ABC और C बोल रहा है 90 डिग्री है और D भी बोल रहा है 90 डिग्री है। और त्रिभुज यही है, भुजा दोनों में क्या है, AB भुजा दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब AB भुजा जब दोनों में बराबर है तो इसका मतलब एक त्रिभुज यहीं पर बना हुआ है और इसी कोना पर D यहां लिखा हुआ है। ये हुआ, ये सवाल बना। अब कोण DE बराबर है, अब BC देखेंगे, ये भुजा जो बराबर है वो AD के बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां पर बोल रहा है ये त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा, तो बोल रहा है जब ये तीनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो क्या निकल के आता है कॉन्सेप्ट, तो ये RHS को फॉलो करेगा हमारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 भी बनाने वाला है। देखिए चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 यहां पर है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। पहले तो आप ABC एक त्रिभुज बना लीजिए, चलिए बना लेते हैं। हाँ, एक त्रिभुज बना लिए, बन गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, चलिए ABC एक त्रिभुज बना लिए और यहां पर एक बात क्लियर है कि BC को D तक बढ़ाया जाता है। यहां पर हमने D लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार अवस्थित है BC के बीच में कि AC बराबर है AE का, ये AC जो है AE के बराबर होगा। तो यहां पर एक चीज लिखा है कि ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाएं। अब BC पर एक बिंदु इस प्रकार BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि AC, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ना AC, ये AE के बराबर है। तो अब एक बिंदु कहीं पर हमको लेना पड़ेगा, तो कहां पर लेंगे, अब आप खुद देखिए। अगर हम ये बिंदु यहां पर लेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, ये बिंदु यहां लेंगे लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बिंदु लेंगे कहां, तो अब देखिए यहां पर मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है, BC पर ही बोल रहा है, कहीं पर भी लेंगे अगर हम तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब क्या है ना, एक बात और क्लियर है कि ये बिंदु कहीं ना कहीं इधर आएगा, यहां पर होगा, ये बात फिक्स है कि ये बिंदु इधर ही होगा। इधर होगा नहीं, इधर जैसे ही आएगा तो और भुजा बड़ी होगी, इधर आएगा तो भुजा छोटी होगी, इस बीच में सबसे भुजा छोटी होगी और फिर ये भुजा इस भुजा से काफी लंबी है, इसलिए यहां पर ये आएगा, तभी जाकर AE जो है AC के बराबर होगा। EAB, E, A और B ये कोण आपको दे रखा है, यहां पर कितना 32 डिग्री दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तथा ACD, हाँ इसी तरह से बनेगा बेटा, यही होगा। ACD 125 डिग्री तथा ACD, AC और D ये भी दे रखा है कितना, 125 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं है, तो पूछ रहा है A, B और C इसका मान क्या होगा, इस त्रिभुज का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहां पर ये बात यहां पर लिखा हुआ है कि 125 डिग्री दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे इसको। क्वेश्चन में एक चीज यहां पर जो लिखा है ना, AC AE के बराबर में है, जो AC देख रहे हैं AE के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सामने की जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर। अब देखिए यहां पर है 125 डिग्री, ये बात तो क्लियर है 125, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री में से 125 डिग्री को हम घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास आएगा 55 डिग्री। अब ये पता चल गया 55 डिग्री और ये भी हमारे पास तब हो जाएगा कितना, 55 डिग्री। तो जब ये 55 डिग्री, तो ये कोण हमारे पास कितना निकलेगा, ये कोण हमारे पास फिर निकल जाएगा 125 डिग्री, नहीं निकलेगा, 180 में से 55 घटाएंगे तो 125 डिग्री आ जाएगा, तब ना हम 55 उसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 होगा। तो ये कोण हमारा 125 और ये कोण हमारा कितना है 32, 155 में 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 5 2 7 और 3 2 कितना 5 और यहाँ पर 1 और इसमें से हम 180 डिग्री में से यहाँ पर घटाएंगे, तो जैसे ही घटाएंगे बेटा यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 2, तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पर ये इधर होता, ये भुजा इधर होता, हमें लगा कि ये भुजा इधर तो होगा नहीं, फिर इधर नहीं होगा, तो ये लंबी भुजा है, इसलिए ये तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जाता है, ठीक है।
यूक्लिड के अनुसार यह कथन क्या है? यह कथन जो है एक प्रमेय होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, विज्ञान की संकल्पनाओं को समझने में भाषा की भूमिका के संदर्भ में हमारी समझ को निम्न में से कौन सा कथन दर्शा रहा है? ठीक है, विज्ञान की संकल्पना को समझने में भाषा की भूमिका के बारे में बोला जा रहा है। तो विज्ञान में शिक्षार्थियों का प्रदर्शन भाषा के माध्यम में उनकी क्षमता से स्वतंत्र है, उनकी दक्षता से स्वतंत्र है। वैज्ञानिक पदों का अर्थ जो कहते हो ये बात गलत है। रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ शब्दों को विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दिया गया है। भाषा एक तीसरी प्रक्रिया है, गलत है। बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसलिए हमारा जो है ये सबसे सटीक आंसर भी है। तो 60 का हम उत्तर 1 लेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से जो है हमारा गणित विज्ञान का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अभी जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे बेटा 29 दिसंबर 2021 के गणित विज्ञान के क्वेश्चन को, और साथ में इसमें सीडीपी भी किए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अभ्यर्थी 29 दिसंबर वाले हैं वो अपना उत्तर कुंजी जो है मिलान कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।